राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज धर्मवीर भारती की लिखी कहानी गुनाहों का देवता सुनते हैं। पिछले भाग में आपने सुना चंद्र बेसुध हो गया है। एक कविता संग्रह बिसरिया का लिखा हुआ है जो चंद्र के हाथ लग जाता है। उन दोनों में काफ़ी बातें होती है। अब आगे। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिम बरस रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सुने बंगले के बरामदे में कुर्सी डाले बैठे थे। छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती गौरैया चिड़िया थी। आज 15 रोज हो गए उन लोगों का कोई खत नहीं मिला है। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने से पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और वह क्लास लेना शुरू कर दिया था। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने में और नोट्स बनाने में बीत जाती थी। दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शाम बड़ी उदास गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा को कोई खत भी नहीं आया था। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। वह भी उदासी, एक देवता की उदासी जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात जरूर थी, जब हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया है उसे उस पर गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के दो एक बादल खुल गए थे, पक्के जामुन के रंग के बहुत बड़े बादल। उसके पीछे डूबते सूरज की उदास करने वाली किरणें। उधर की और एक इंद्रधनुष निकल गया जो मोटर गैरेज के ठीक ऊपर था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने अपने झोले से खत निकाले और फैला दिए। उसमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे लिए और खोले। एक लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा डॉक्टर शुक्ला के नाम का था। तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो भी वही आदत, चंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया था। वह झल्लाकर लिफाफा फेंक दिया। कितनी लापरवाह है सुधा। वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया है, फिर भी इतनी लापरवाही। थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत। पम्मी अभी मसूरी में ही अक्टूबर तक रहेगी। सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ एक ईसाई लड़की भी गई है। वह कहता है उसके साथ शादी करेगा। बर्टी अब स्वस्थ है। चंदर चाहे तो बर्टी से जाके मिल ले। सुधा के खत के न आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग है कहाँ। पम्मी के खत आने से उसे संतोष हुआ। बर्टी कहाँ है उसे पता चला। चलो बर्टी से ही मिलाएंगे, कैसा है वह। तीसरे या चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद था तो वह बर्टी के घर गया। बरसात में इलाहाबाद में किसी भी लाइन्स का शानदार सौंदर्य निखर कर आता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जम आती है। बंगले की उजाड़ 4 दीवारियां तक हरी भरी हो जाती है। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियां निखर कर धुल कर हरे मखमली रंग की हो जाती है और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चदर से लहरा उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी छाया होती है। बीच बंगले में पड़ी हुई बतखों के दल सड़क पर चलते हुए मोटरों को रोक लेते हैं
और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती है। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर चंद्र बर्टी के यहाँ चला जाता है। वह बहुत दिन बाद बर्टी को देखने जा रहा है। जितने व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उन सभी से निराला था, अद्भुत था। लेकिन कितना अभागा था, कमज़ोर था। वही क्या कमज़ोर है, यह सारी दुनिया भी तो कितनी कमज़ोर है। बर्टी का बंगला आ गया था। वह उतरकर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था जिसमें बहुत छोटा तोते का एक बच्चा टंगा था। चंद्र भीतर जाने में हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी, दूसरा कोई और लड़की भी बर्टी के साथ आई थी। बर्टी की भावी पत्नी। चंद्र ने आवाज़ दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंद्र ने फिर आवाज़ दी। बर्टी बाहर आया। चंद्र उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था। उसकी जवानी लौट आई थी। पीलेपन के बजाय चेहरे पर खून दौड़ाया था और सीना भर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट, खाकी रंग का ब्रीचेस और बूट पहने हुए था। कंधे पर बंदूक लटकी हुई थी। वह बाहर आया, ऐसे जैसे कि शिकार ढूंढ रहा हो। चंद्र के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहाँ बेकार फंसा। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैं हूँ बर्टी, चंद्र कपूर, पम्मी का मित्र। बर्टी तनकर खड़ा हो गया, हंस कर बोला, मैं आपको भूला नहीं। आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंद्र के कंधे पकड़कर इतना जोर से झकझोर दिया कि चंद्र की पसलियाँ करकरा उठी। बरामदे में बैठा दिया उसे और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ ला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। पर अंदर जैनी है और मेरा एक मित्र है। दोनों बातें कर रहे हैं। आज जैनी का सालगिरह है ना? जैनी को तुम जानते हो? वह तराई के कस्बे में रहती थी, मुझे मिल गई। बहुत खराब औरत है। अच्छा ये बताओ, मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ ना? हाँ, तंदुरुस्त हो गए हो। अच्छा बताओ, क्या किया तुमने 3 महीने तंदुरुस्ती के लिए? नफ़रत मिस्टर कपूर, औरतों से नफ़रत। उससे ज़्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो ना उस लड़की से? अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहाँ से 2 चीज़ लाया हूँ। एक तो यह तोते का बच्चा और एक जैनी। यह तोते का बच्चा तो उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। यह बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली मार दूँगा। और उस लड़की से मैं बहुत नफ़रत करता हूँ, उससे शादी कर लूँगा। क्यों, है न ठीक? इसे शिकार का चाव कहते हैं। मैं शिकारी हूँ। चंदर हाँ कहे या ना कहे, अभी बर्टी का दिमाग तो बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कोई शक नहीं। क्या बात कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है? अंत में बोला, ये बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं क्या? हाँ, और क्या। शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी भी बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। और धीमे से चंद्र के कान में बोला, तुम जानते हो चंद्र, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। ऐसे अंदर से गिरने की कुछ आवाज़ आई और कोई चीखने लगा, जैसे कोई चीज़ पियानो पर गिरी हो। और पर्दों को तोड़ती हुई स्वर आया। फिर कुछ झगड़ों की आवाज़ आई। चंद्र चौंक उठा। क्या बात है बर्टी? बर्टी ने हाथ पकड़कर कहा, बैठो बैठो। अंदर मेरे मित्र और जैनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन यह आवाज़ कैसी है? चंद्र ने चिंता से पूछा। शायद वह लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला और निश्चिंत होकर बैठ गया। और क्षण भर बाद जो उसने अजब सा दृश्य देखा, एक बर्टी का ही हम उम्र आदमी हाथ से माथे का खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियाँ देता हुआ चला जा रहा था। वह गिरता पड़ता आया और उसने बर्टी को देखते ही घूसा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे 50 रुपये उधार लिए
अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था। क्या करें क्या ना करें। इतने में जैनी अंदर से निकली। लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत होगी। उसने आते ही आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीधे नीचे कीचड़ में धकेल दिया और सैकड़ों गालियां देते हुए बोली, जा यहाँ से, नहीं तो हड्डी नहीं बचेगी। वह उठा तो खुद नीचे कूद पड़ी और उसे घसीटते हुए दरवाजे के पीछे फेंक आई। बर्टी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बर्टी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जैनी ने चंदर की ओर देखा। हाँ, यह भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हूँ। और वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर मन ही मन पम्मी को स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। ज्यों ही जैनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा तो बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, अरे उसे छोड़ दो, यह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जैनी रुक गई। अच्छा, तुम पम्मी के मित्र हो? बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो। मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी। समझे कि नहीं बर्टी? बर्टी ने सिर हिला दिया। हाँ, समझ गया। जैनी अंदर चली गई और सहसा बाहर आई और बर्टी को घसीट कर बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी पड़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना है। चलो चलो, मरने की ठानी है क्या? मैं साफ बता देती हूँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरे की तरह बर्टी के कान पकड़कर अंदर घसीट ले गई। चंदर में मन में कहा, यह कुछ रहस्यमय बंगला का असर है कि हर एक का दिमाग ही खराब मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में गुल्लूबंद ऊनी स्वेटर यूनी मोजे थे। वह हाँफता हुआ मिस्टर कपूर के पास आकर बैठ गया। तुम्हें मानना पड़ेगा, यह लड़की डायन है। जैनी बहुत क्रूर है, मानता हूँ। चंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन यह झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है? औरतें को समझना बहुत मुश्किल है। अरे मेरा मतलब है कि इस औरत के बारे में तुम कैसे फंसे? चंद्र ने पूछा। होठों पर हाथ रखकर धीरे धीरे बोलने का इशारा करते हुए बर्टी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था, एक बार अकेले बैठा था। यह एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी, शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था। मैं वहां पहुंचा और रुक गया। तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लगा तो यह मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को उसने बीच से बंदूक हटा दी और अब कहती है कि मुझसे ब्याह करेगी और नहीं करूँगा तो मुझे मार डालेगी। पम्मी भी बोली, तुम्हें ब्याह करना ही होगा, मेरी मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंद्र चुपचाप बैठा सोच रहा था। कैसी विचित्र जिंदगी है इस अभागी की। मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे थे। आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। बोली, मुझे कुछ उपहार दो। बहुत देर तक सोचता रहा क्या दूं उसे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद सोचा कि मैं तो इसका पति होने जा रहा हूँ, क्यों न उपहार में से एक प्रेमी दे दूँ। मैंने एक मित्र से कहा, तुम मेरी भावी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो? और वह राजी हो गया तो मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो हंसो मत मिस्टर कपूर, बर्टी बहुत गंभीर होकर बोला। इसका मतलब यह है कि तुम औरतों को समझते नहीं। देखो, जो औरत जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है उसी के प्रति समर्पण करती है। जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होता, मान लो एक औरत है जिसका ब्याह हो गया है या होने वाला है, उसे यदि एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने पति की बहुत परवाह कम करेगी अपने प्रेमी के सामने। अगर कुंवारी लड़की है तो अपने प्रेमी की भावनाओं की पूरी तरह से हत्या कर सकती है। यदि उसे पति मिल जाए तो मैं तो समझता हूँ कि कोई भी पति अपने पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह एक नया प्रेमी
और कोई भी प्रेमी अपनी रानी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो यह कि उसे एक पति प्रदान करे। तुम्हारी अभी शादी तो हुई नहीं है। नहीं भाई, तो तुम प्रेम तो जरूर करते होगे। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के इससे शादी मत करना। मेरा किस्सा तो तुम सुन ही चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे, तुम उसकी शादी करा देना। यह लड़कियों के कामुक जीवन का अंतिम सत्य है। बर्टी हंस पड़ा। चंद्र को लगा जैसे आज की लपट उसे तपा रही है। उसने भी तो यही किया है सुधा के साथ, जिसे विचित्र स्वरों में कह रहा है बर्टी। उसे लगा जैसे इस प्रेत लोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वहाँ साधना के पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन में उलझकर गंदी हो जाती है। कहाँ बर्टी की बातें, कहाँ उसकी सुधा। वह उठ खड़ा हुआ, विदा मांगकर ऐसे भागा जैसे उसके पाँवों के नीचे अंगारे बिछे हों। मगर उसे नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। रात को सोया तो बार बार चौंक कर उठ जाता। उसने सपना देखा, एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा मुलायम। कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और उससे इतनी पवित्र खुशबू कि आदमी की आत्मा फूल बन जाए। और सुधा उन सौरभ की चट्टानों के बीच चढ़ रहे हैं। लेकिन वो है और सुधा है। सुधा सफ़ेद बादलों की साड़ी पहने हैं और चंदर किरणों की चादर लपेटे है। जहाँ जहाँ चंदर जाता है, कपूर की चट्टानों पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं और सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष के फूल चुनती जाती है। ऐसा एक चट्टान है और उसमें भयंकर प्रेत निकला, एक सफ़ेद कंकाल जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलता मशाल। और उस मुंडहीन कंकाल ने खोपड़ी हाथ में लेकर चंदर को दिखाया। खोपड़ी हंसी और बोली, देख लो, जिंदगी का अंतिम सत्य यही है, यही। और उसने अपने हाथ की मशाल ऊंची कर दी। ये कपूर का पहाड़, ये बादलों की साड़ी, ये किरणों का परिधान, ये इंद्रधनुष के फूल, ये सब झूठ है। ये मशाल जो अपने एक स्पर्श से इन सबको पिघला देगी। और उसने अपनी मशाल एक ऊंचे शिखर से छुआ दी। वह शिखर धधक उठा, बरसाती नदी की तरह एक धार बहने लगी। भागो सुधा, सुधा भागो, चंदर ने चीख कर कहा। भागो। सुधा भागी, चंदर भागा, सुधा भागी। वह पिघली हुई महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजुलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस रहा था। हा 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 हा। चंदर ने देखा, सुधा शैतान की गोद में थी। चंद्र चौंक कर जाग गया, उठा, पानी पिया, लेकिन बाहर घनघोर अंधेरा था और पिशाचनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे युग के जमे हुए विश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहती है। चंदर कांप रहा था, उसका माथा पसीने से तर था। वह उठकर नीचे आ गया, उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। उसने बरामदे की बत्ती जलाई। महाराजिन उठी। का है भैया? कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदर ने कहा। सुधा के कमरे की बत्ती जलाई और चारपाई पर लेट गया। फिर उठा और चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए कि ऐसा भयंकर सपना फिर से बाहर के अंधेरे से अंदर न चला आए। अब आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, धन्यवाद।